नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। और दिन हो या रात, खत्म होके रहेगा अपराध उत्तर प्रदेश। और शायद इसी संकल्पना के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो क्राइम और क्रिमिनल दोनों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके साथ लगातार आगे बढ़े। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा, खासतौर से जो संगठित अपराध रहे हैं, संगठित अपराध करने वाले जो बड़े अपराधी रहे हैं उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा। और मकसद है कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है, जो पहले कभी उत्तर प्रदेश की एक छवि हुआ करती थी, एक इमेज हुआ करती थी लोगों के जहन में कि उत्तर प्रदेश जो है अपराधियों का प्रदेश है, पूर्वांचल के माफिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया, अलग अलग जो जोन के माफिया हुआ करते थे, शायद उस तस्वीर को साफ सुथरा बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में एक और बड़ा नाम सामने उभर कर आता है, वो है मुख्तार अंसारी का। क्योंकि पिछले अगर 29 तारीख की बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट यानी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और 10 साल की सजा सुनाई, 5 लाख का जुर्माना लगाया। इसके साथ साथ उनके जो भाई हैं गाजीपुर से, जो सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनको 4 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना लगाया, अर्थदंड लगाया। यानी कि अब सियासत की तलवार भी अंसारी परिवार पर सीधे तौर पर लटकती नजर आ रही है, क्योंकि अफजाल अंसारी की सदस्यता जो है वो खत्म हो चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सियासत की सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते अपराध का एक बड़ा काला साम्राज्य उन्होंने बना लिया था, अब वो धीरे धीरे पतन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज हम बीएनबीए में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में क्या कुछ बड़ी बात कही है, वो भी रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से। तो योगी का मास्टर मैसेज क्या है, क्या इसके पीछे कोई कड़ा संदेश छिपा है अपराधियों के लिए? सबसे पहले उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, एक साफ संदेश रहा है। एक और बाइट सुन लेते, एक और बात सुन लेते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने क्या कुछ कहा है अपराधियों को लेकर, प्रकृति से जोड़ते हुए। एक बार और सुन लेते हैं। ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। तो सबका हिसाब बराबर कर देती है, चाहे प्रकृति हो, धरती हो। यानी कि जो संतुलन है, अगर किसी ने अत्याचार किया है, किसी ने पाप किया है या किसी ने गलत काम किए, अपराध किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी सजा जरूर मिलती है। और इसीलिए लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर कड़ा संदेश दिया जा रहा है। एक जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो लगातार अपनाई जा रही है। लेकिन जब हम अपराधियों की बात करते हैं तो इसमें सियासत के संरक्षण की अगर हम बात करें, राजनीतिक संरक्षण की बात करें, तो शायद वही सियासी संरक्षण की वजह से कोई अपराधी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है, कई जिलों यानी कि प्रदेश के बाहर भी उसका बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। सैकड़ों करोड़ की अकूत संपत्ति, जो काली कमाई है, वो खड़ी हो जाती है। लेकिन जब उसी अपराधी पर कोई ईमानदार अधिकारी कोई हाथ डालता है तो उसका क्या, उसके पीछे की क्या सियासी गणना होती है, उसको एक बार जरूर देख लेते हैं। और एक अधिकारी से आपका हम परिचय कराते हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी पर सीधे तौर पर इस अधिकारी ने शिकंजा कसा था। लेकिन जब सियासी संरक्षण की बात करते हैं तो अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी ने इनको इतना बड़ा बनाया, और इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी बसपा ने इन्हें इतना बड़ा बनाया कि 5 बार ये विधायक रहे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शैलेंद्र सिंह जी हैं और पूर्व डीएसपी हैं। वर्ष 2004 का मामला है। मुख्तार अंसारी पर इन्होंने पोटा लगाया था, पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया था। कुछ ऐसे इनपुट से, कुछ ऐसी चीजें थे, कुछ ऐसी जांच में निकल के आई थी
कि इन्होंने इन पर शिकंजा कसा। उस समय 2004-5 के आसपास तत्कालीन जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे सियासत अपराधियों को कैसे बचाती है और उसका खामियाजा एक जो अधिकारी है उसको कैसे उठाना पड़ता है। डिप्टी एसपी को जो पद है उनको छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। यह होता है बेखौफ अपराधी और सियासी संरक्षण और काला साम्राज्य की हम जब बात करते हैं, क्योंकि बिना सियासत के, बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराधी इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा नेटवर्क, हजारों करोड़ की संपत्ति, हत्याएं, रंगदारी, सरकारी जमीन पर कब्जा, लोगों की जमीन पर कब्जा, और उसके बाद भी सिर्फ मुकदमे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर इस समय लगभग 61 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। अगर इनके परिवार को हम जोड़ डालें, चाहे हम अफजाल अंसारी की बात करें या अब्बास अंसारी की बात करें, निखत की बात करें या मुख्तार अंसारी की पत्नी की बात करें, तो लगभग 100 के आसपास मुकदमे हो जाते हैं अंसारी परिवार के। आज बीएनबीए में इसी बड़ी का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो लगातार बदल रही है, उसको लेकर सरकार जो लगातार प्रयास के। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ पूर्व डीएसपी हैं शैलेंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में आपसे इसी सवाल से करना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के 32 साल का जो काला साम्राज्य रहा है, जो आपराधिक साम्राज्य रहा है, और पिछले 6 साल को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस समय अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और उसके परिणाम भी, बदलाव भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि 6 साल के पहले का जो समय था जी, उसमें अपराधियों को किस तरह संरक्षण दिया जाता था, मैं उसका जीता जागता उदाहरण। बिल्कुल। बात मैं करूं 2004 के जनवरी के, और सब कुछ शासन के परमिशन से, निर्देश पे, वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पे, उस समय एक लाइट मशीन गन जो सेना से चुरा कर भागा हुआ था भगोड़ा, उसने मुख्तार अंसारी को बेचने का सौदा तय कर लिया था। 1 करोड़ में यह सौदा तय हुआ था, और सबके कहने पर, जान पे खेल के, मैंने और मेरी टीम ने उस लाइट मशीन गन को यानी एलएमजी को बरामद किया। और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था, आपको याद होगा यूपीए 1 में आके रिपील हुआ था, लेकिन उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी और पोटा कानून एग्जिस्ट करता था। पोटा कानून उसके ऊपर अपने आप लग गया। अब पोटा कानून में लगने के बाद मुख्तार की बहुत ही मुश्किलें बढ़ गईं, और उसमें फिर मुख्तार अंसारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी पे दबाव बनाया कि आपकी अल्पमत की सरकार है, हम लोग समर्थन दे रहे हैं, तो हमें तो इस केस से किसी भी कीमत पर आपको निकालना होगा। और वही हुआ। उन्होंने फिर वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया, उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि शैलेंद्र, इसमें आगे नहीं बढ़ना है और इसको खत्म करना है। अंत में मैंने कहा, सर, जो चीज एफआईआर लॉन्च हो जाती है, पूरे नेशनल मीडिया में आ रहा है, आप उसको कैसे खत्म कर लेंगे? तो इन लोगों ने कहा, ठीक है, हम लोग फिर बात करके बताते हैं। ऊपर फिर बात किया, और अंत में ये निर्देश फाइनल आया कि आपने इस केस को पकड़ा है, वादी हैं, विवेचना कोई और अधिकारी करेगा, आप विवेचना में नाम मत लीजिएगा। तो मैंने तुरंत छूटते ही कहा कि सर, ये कैसे संभव है? मैंने अपने ही एप्लीकेशन में पहले लाइन में ही मुख्तार अंसारी का नाम लिखा है। बिल्कुल। और आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने बयान से मुकर जाऊं? ये भी संभव नहीं है। और यहां तक मैंने प्रपोज किया उस समय अधिकारियों को कि अगर आपको लगता है आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को स्थिति का, तो आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करके उन्हें स्पष्ट बताऊं कि बिल्कुल। लेकिन उस समय छूटते ही तत्कालीन एसएसपी वाराणसी थे, उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि शैलेंद्र, आप मुलायम सिंह यादव जी से बात ना करें, और ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही चिढ़ गए आपके नाम से ही। तो मैंने कहा, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता, और अंत में पूरे यूनिट को क्लोज करके, जो एसटीएफ की यूनिट पूर्वांचल बनारस में देख रही थी, उसको क्लोज करके लखनऊ बुला लिया गया। और एक मैसेज दिया गया पूरे पुलिस विभाग को और सभी को कि रातों रात बनारस जोन के आईजी उस समय थे श्री मनोज कुमार जी, उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज वाराणसी सतीश यादव जी, उनका ट्रांसफर, और तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, जो वर्तमान में डीजीपी हैं, उनका ट्रांसफर। और एक मैसेज दिया गया कि इस मामले में अब कोई न बोले, किसी भी कीमत पर मुख्तार को बचाना है। और इस तरह से करते करते अंत में जब हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ भी हमको समझाने के नाम पे, एक तरह से धमकाने के नाम पे कहा जाता रहा कि आप समझते नहीं है, प्रैक्टिकल होके सोचिए, बहुत अभी लंबी सर्विस है, 10 साल भी अभी सर्विस नहीं आपने की है, आपका परिवार है, ये माफिया लोग हैं, सरकार द्वारा इनको संरक्षण है, आप नहीं टिकेंगे इनके सामने, और कहीं न कहीं आपको समझौता करना होगा, तो अभी आप बैकफुट पे आ जाइए, हट जाइए, ये सब कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, उस समय की पुलिस तब भी वही थी, पुलिस आज भी वही है। कितना बड़ा आप अंतर देखते हैं? उस समय एक अलग तरीके का सियासी संरक्षण था, इस समय एक पुलिस के इकबाल की बात करें, अपराधियों में खौफ की बात करें
कि पुलिस का नाम आते ही या उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन का नाम आते ही शायद कहीं ना कहीं अपराधियों में एक खौफ, एक दहशत, एक डर समा गया? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा अंतर आया। मुझे याद है पिछले जब योगी जी की 2017 में सरकार बनी थी और शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर क्राइम का एकदम बाढ़ सा आ गया था और सबको आश्चर्य हो रहा था इतना कैसे बढ़ गया, क्या प्रायोजित है? खैर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सख्त निर्देश दिया, लगाया लोगों को, अपनी टीम को लगाया और नतीजा ये हुआ कि 6 साल के शासन में उनके, जो इस पार्ट 2 है इसमें भी 1 साल बीत गया है और सिस्टमैटिक ढंग से इन पे कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा जिसमें अभी 29 अप्रैल को हाँ बिल्कुल सजा हुई। इस गैंगस्टर एक्ट का उपयोग पहले इतना इफेक्टिवली किया ही नहीं गया था। हम लोग अपने सर्विस में थे तो इसका बहुत बढ़िया उपयोग करते थे क्योंकि इसमें कहीं न्यायालय नहीं जाना होता था किसी आदेश के लिए और एक प्रशासनिक आदेश से जो डीएम साहब का होता था और उससे इनकी संपत्ति जब्त हो जाती थी। संपत्ति ही इनकी मेन चीज होती है क्योंकि ये जितना भी कुछ करते हैं आर्थिक साम्राज्य बनाने के लिए। बिल्कुल। तो अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को छूट दिया, अभियोजन अधिकारियों को टाइट किया कि नहीं आप लोगों को इस पे सिस्टमैटिक ढंग से काम करना होगा। इनको आज तक सजाएं नहीं होती थी। आपने देखा होगा अतीक पे 44 साल बीत गए, उसके बाद पहली बार उनको सजा हुई। मुख्तार अंसारी भी पिछले साल से ही सजा होना शुरू हुआ, वरना इनको कोई गवाही नहीं देता। 8 महीने से इनको 6 बार सजा सुनाई जा चुकी है बिल्कुल अलग अलग मामलों में। बिल्कुल। तो अब ये पूरा चेंज होने का नतीजा ही है। एक बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला, लेकिन अंसारी परिवार की जब आपराधिक पृष्ठभूमि पर हम नजर डालते हैं तो ये जरूर एक बार देख लेते हैं कि कौन है अंदर, कौन है बाहर, यानी कि कौन फरार है। ये जरूर इस पर जरूर नजर डाले थे। इसके साथ साथ अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद थे उनकी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। मुख्तार अंसारी लगभग 61 मुकदमे जेल में बंद है। 29 अप्रैल को भी इन पर जो एमपीएमएलए कोर्ट है गाजीपुर की उसने 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। मुख्तार की पत्नी अफशा 11 मुकदमे हैं, फरार है, तलाश जारी है। पुलिस ने लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है और अलग अलग मामलों में ये उसकी दोषी हैं, उसमें मुकदमे हैं। मुख्तार का भाई सिबकतुल्ला 3 मुकदमे, हालांकि सियासत से इन्होंने किनारा कर लिया है और अब इनकी अपनी अलग अलग राय है, अलग तरीके से चल रहे हैं। दूसरी बात, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की बात करें तो 7 मुकदमे हैं, जेल में बंद है और 29 अप्रैल को 4 साल की सजा सुनाई एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर ने और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मुख्तार के बेटा अब्बास अंसारी 8 मुकदमे हैं, जेल में बंद है, अभी विधायक है, लेकिन जब फैसला आएगा तो ऐसा लग रहा है कि इनकी भी सदस्यता पर सियासी तलवार लटक सकती है। मुख्तार की बहू निखत कई मुकदमे हैं और इस समय जेल में बंद है, चित्रकूट की जेल में बंद। इसके साथ साथ मुख्तार के बेटा उमर की बात करें 6 मुकदमे हैं, फरार है, तलाश जारी है। लेकिन एक बार अफजाल अंसारी पर जरूर नजर डाले थे क्योंकि अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता गई है। अभी गाजीपुर से ये सांसद हुआ करते थे, बीएसपी से, यानी कि मायावती की जो पार्टी है उससे सांसद थे। मामला 2007 का है, गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई और गाजीपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया, सजा 4 साल और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का आधी हैं जो बड़े कहा जा सकता है जो संगठित अपराध करते हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज हुआ करती थी, एक छवि है, वो अब लगातार बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश अपराध के लिए नहीं जाना जाता, उत्तर प्रदेश अब अर्थव्यवस्था की बात करता है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शैलेंद्र जी कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार इस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसती है तो हौसला भी बढ़ता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए विकास के लिए सबसे बड़ी शर्त होती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। गुंडा राज होगा तो कोई भी यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा। आपने देखा कि दिल्ली के आसपास एनसीआर में इन्वेस्टर जाते थे, वो भी दिल्ली की वजह से, लेकिन खासकर पूर्वांचल में वो बिल्कुल आना पसंद नहीं करते थे जी। और इसका रीजन ये होता था कि यहाँ पे गुंडे बदमाश तुरंत एक्टिव हो जाते थे, देखते बड़ा इन्वेस्टर आया, रंगदारी मांगने लगते थे, काम नहीं करने देते थे। मैं इसका छोटा सा उदाहरण दूं, एसटीएफ जब बनारस यूनिट में देख रहा था तो उस समय बड़े बड़े व्यापारी अपने बच्चों की शादी बाहर जाके करते थे। और पूछने पर बताया कि साहब यहाँ इसलिए नहीं करते कि ये खर्चे देख के शादी के वो हमसे तुरंत रंगदारी के कॉल आ जाएंगे। डॉक्टर्स लोग अपने नर्सिंग होम में बाहर प्लास्टर नहीं करते थे, दिखाते थे अरे आधा बना हुआ है, पैसा नहीं है। तो ये नौबत था उस समय, लेकिन जैसे निजाम बदला, योगी जी की सख्ती हुई। आपने देखा होगा कि अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें 33 लाख करोड़ से ऊपर के आए हैं प्रपोजल्स। तो स्वाभाविक है इन्वेस्टर्स को भी मैसेज जाता है कि नहीं, जब सब कुछ शांति से हो रहा है
और उनको ऐसी जगहों पर उम्मीद दिखती है कि हम अपने पैसे को दोगुना तिगुना कर सकते तिगुना हैं, कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्री चलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बनेंगे जी। तो ये अंतर आया है योगी जी के आने के बाद। शैलेंद्र जी, मैं भी आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुख्तार अंसारी से ही जुड़ी। मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर लगातार पुलिस जो है अपना शिकंजा कसे और अभी एक बड़ी कार्रवाई की गई। बेनामी संपत्ति है उस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अब मुख्तार अंसारी गिरोह के करीबी अपराधी मोहम्मद सुहैब मुजाहिद की संपत्ति होगी कुर्क, यानी कि अब एक बड़ा फैसला है कि जो उनके करीबी हैं, मऊ जिले में स्थित 1.5 करोड़ रुपया की संपत्ति बाराबंकी पुलिस कुर्क करेगी। एक बड़ी खबर है कि लगातार जो मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द जो इनके जो गुर्गे हैं, जिन्होंने अकूत संपत्ति खुद इकट्ठा की, संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी। सुहैब मुजाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, यानी कि इन पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। और अब प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी जो बेनामी संपत्ति है उस पर उसकी कुर्क को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है अपराध को लेकर, अपराधियों पर, संगठित अपराध को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो अब धीरे धीरे बदल रही है। शैलेंद्र जी, कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि एक बड़े जो संगठित अपराध की बात करते हैं, क्या नेक्सस धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जो छोटे अपराधी उन पर भी उनके सामने भी एक मैसेज जा रहा है कि अगर वो अपराध करते हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे अभी जो आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई कि गैंगस्टर एक्ट में नामी और बेनामी दोनों संपत्तियों की हम लोग जांच करते हैं, और उसके बाद प्रशासनिक सिंपल आदेश से, अगर एक कोर्ट का आदेश होता तो आप जानते हैं वकील के माध्यम से स्ट्राइक करा देंगे, तमाम लिंगर ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ डीएम साहब का केवल प्रशासनिक आदेश होता था और संपत्ति जब्त हो जाती है, तो बहुत फास्ट कार्रवाई होती है। इसी का नतीजा अभी 29 अप्रैल को जब इनको सजा हुई तो मुझसे पूछा गया तमाम लोगों द्वारा, तो मैंने कहा कि देखिए, नामी के साथ नहीं, बेनामी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके गैंग को तोड़ना है तो उनके साथ जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, संपत्ति उनके नाम पे बनी है, उनको भी देखना चाहिए। और देखिए उसी का नतीजा है कि आज ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, लगातार कार्रवाई हो रही। लेकिन जब हम मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो जिस तरीके से अतीक अहमद या फिर अशरफ को लेकर या फिर कहे कि बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई, वैसे ही अलग अलग किस्से भी इन बड़े बड़े अपराधियों के छन के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। कुछ किस्सों पर भी नजर डाल लेते हैं कि मुख्तार अंसारी के जो मऊ के माफिया हैं उनके किस्से क्या थे आखिर। जब राजनीतिक संरक्षण की बात करते हैं तो आप सोच लीजिए कि ये सब एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। तारीख 27 फरवरी 1996 और स्थान था वाराणसी का लंका जो है उसके आसपास की जगह थी। समय 12:30 बजे और उस समय छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे और ये जो दौर था ये मुख्तार अंसारी का दौर था, क्योंकि कहा जाता है कि अतीक अहमद से भी बड़ा अपराधी, बड़ा सरगना मुख्तार अंसारी था। उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में भी इनकी जो जड़ें थी वो वहां पर फैली हुई थी। पुलिस को एक इनपुट मिलता है कि कुछ गाड़ी नंबर मिलता है और पता चलता है कि इसमें कुछ लोग बैठ के आ रहे हैं हथियार के साथ और ये चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं। गाड़ी संख्या भी इसमें आप देख सकते हैं, यूपी 61 8989 में असलहों के साथ गड़बड़ी करती है। एक पुलिस को इनपुट मिलता है। अब आप देखिए कि मुख्तार अंसारी का वो खौफ, वो दहशत उस समय, क्योंकि सियासी संरक्षण था। मुख्तार ने आते ही पुलिस पर गोली चला दी, यानी कि दिन दहाड़े दिन में एक अपराधी की आप हिम्मत, एक हौसला देख सकते हैं उसका कि वो पुलिस पर सीधे फायरिंग करा। और इसके पीछे जो सियासत का संरक्षण है, जो राजनीतिक संरक्षण है, वो कहीं ना कहीं था और शायद इसी वजह से अपराध के इतने बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया। तो ऐसे बहुत से किस्से, ये कहा जाता है कि जब ये गाजीपुर जेल में बंद थे तो उन्होंने मछली, इनको बहुत पसंद थी तो अपने लिए एक तालाब खुदवा लिया। बैडमिंटन खेलने आते थे कई बड़े अधिकारी उस समय के। तो ये सियासी संरक्षण ही है जो ऐसे बड़े अपराधियों को पनपाता है और फलते फूलते हैं। और ये जो पैसा, इनका जो अकूत साम्राज्य खड़ा होता है, ये रंगदारी का, हत्या का, दूसरों की जमीन पर कब्जा करके, सरकारी जमीन पर कब्जा करके, तब जाकर इतना बड़ा साम्राज्य ये जो अपराधी हैं खड़ा करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इन अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहा है। शैलेंद्र जी, कैसे देखते हैं कि किस्से तो बहुत है, लेकिन जो सियासत की बात आती है, सियासी संरक्षण की बात आती है, हमें लगता है कि वही सबसे ज्यादा उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सियासी संरक्षण का मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि उसका भुगतान अंत में घटना जब मैंने एलएमजी पकड़ी और 15 दिन के अंदर मुझे इस्तीफा देना पड़ा। और उस त्यागपत्र में मैंने ये पहली लाइन लिखी
कि जहां वर्तमान सरकार में माफिया निर्णय ले रहे हैं और सरकार केवल मुहर लगा रही है, ऐसे में हम जैसे ईमानदार अधिकारी कैसे काम करेंगे? तो ये बहुत बड़ा मतलब एक विडंबना थी उस समय और खुलेआम संरक्षण था। आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी जिन अभी एडिशनल एसपी साहब की बात की 20-25 दिन पहले मुझसे मिले थे और इन्होंने अपनी बताया कि जब सोचो मेरे ऊपर गोली चल रही है और मेरे परिवार क्या सोच रहा होगा या हमारे नीचे के मातहत क्या सोच रहे होंगे कि जब हम लोग सुरक्षित नहीं है तो किसकी औकात है? आम पब्लिक तो सोच ही नहीं रह सकती है कि हम इनके सामने खड़े होंगे। और उसी भय का साम्राज्य कायम करके इन लोगों ने अपना पूरा अर्थतंत्र बनाया। अभी इंटरनेट पर तमाम न्यूज आ रही है कि कई हजार करोड़ का, 12,000 14,000 करोड़ का अतीक का साम्राज्य था। तो मैं तो समझता हूं कि मुख्तार उससे बहुत दिमाग में तेज था, चालू था और इसका साम्राज्य अगर उस तरह से है तो बहुत बड़ा, उससे कई गुना इसका ज्यादा था। लेकिन जो कार्रवाई वर्तमान में हो रही गैंगस्टर एक्ट के तहत, यही इफेक्टिव कार्रवाई है कि इनकी संपत्तियां जब जब्त होनी शुरू हो जाती है ना, फिर कोई नहीं इनको बचाता है और पूरा परिवार जेल में चला गया। पहले तो ये जेल में ही बैठ के साम्राज्य चला लेते थे, लेकिन अब जेल में भी सख्ती हो गई। अभी निखत इनकी बहू गई मिलने बेटे से इनके और तुरंत अरेस्ट हो गई और जेल में है। तो इन लोगों को डर भी बैठ गया है कि अब हम जेल ऐशगाह हुआ करता था, घर की तरह था, सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। बिल्कुल, अब वो खत्म हो चुका है। चलें जी, एक चीज और देखने में आ रहा है कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, पिछले 2-3 सालों की बात करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, सख्त रवैया अपना रही है, देखने में आ रहा है कि न्यायपालिका से जो फैसले आ रहे हैं वो भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। क्योंकि अतीक अहमद के मामले में हमने देखा लगभग 40 साल बाद फैसला आता है। अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो लगभग 30 साल से उनके पहले की बात करें तो कोई उन पर फैसला नहीं आता, लेकिन पिछले 1 साल या 1.5 साल में 8 बार उनको सजा सुनाई जाती है। तो क्या आपको लगता है यहां भी कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ी है और शायद इसी वजह से तेजी से अपराध पर अंकुश लग पा रहा है? बिल्कुल सही है। मैंने अपने पूर्व के बयान में कहा कि माननीय योगी जी ने पुलिस के साथ साथ अभियोजन विभाग को भी टाइट किया कि इनकी पैरवी कायदे से हो। पैरवी करने के साथ साथ गवाहों को संरक्षण दिया जाए। पहले ये गवाह नहीं टर्न अप होते थे क्योंकि डर के मारे देखते थे कि मार दिए जाते थे। इसी कृष्णानंद राय की हत्या में, जिसमें ये गैंगस्टर भी इस पे लगा है, और कितने गवाह मारे गए। तो एक नजीर पेश करता था कि कोई गवाही देने आया तो समझिए उसका क्या हर्ष होगा। लेकिन जब सरकार सख्त होती है, पैरवी ठीक से की जाती है और न्यायालय आप जानते हैं सबूत के आधार पर काम करता है, तो जब न्यायालय में गवाह टर्न अप होने लगे, सबूत इनके खिलाफ गवाही देने लगे, गैंगस्टर में जो 29 अप्रैल को इसको सजा हुई है, 10 गवाहों ने इसके खिलाफ बयान दिया, 7 ने इसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ बयान दिया। तो ये बड़ी बात है कि जब गवाह सुरक्षित महसूस करते हैं, बयान देते हैं, इनके खिलाफ गवाही देते हैं और तभी न्यायालय इन पे कार्रवाई करता है। यही कारण है कि न्यायालय जल्दी जल्दी निर्णय ले रहा है। 30 सेकंड समय की बेहद कमी है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदल रही है? एक बेहतर उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था पे बात करने वाला उत्तर प्रदेश, संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ने वाला उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल सही बात है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और ये अगर पीछे रहा तो देश नहीं आगे बढ़ सकता। और योगी जी ने वही बीड़ा उठाया कि हम इस प्रदेश के माध्यम से देश को आगे ले जाएंगे और बढ़ रहा है, सामने दिख रहा है। इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ का आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा कि बड़ी बात है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपराध पर अंकुश लगा रही है, क्योंकि अपराधियों, जो संगठित अपराध करने वाले जो बड़े अपराधी हैं, उन पर सीधे तौर पर करारा प्रहार किया जा रहा है। और साफ ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों पर ऐसे ही शिकंजा लगातार कसती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन के साथ आगे बढ़ रहा है। शैलेंद्र जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हमने बात की मुख्तार अंसारी को लेकर। कल फिर इसी समय किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।